अगर आपको यह समझना है कि आने वाले दिनों में यह जंग कौन सा रूप अख्तियार करने वाली है, कौन सी दिशा लेने वाली है, तो आपको इस बड़ी खबर पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। ईरान ने सऊदी अरबिया की राजधानी और कुवैत के अलग अलग बेसिस पर हमला करना शुरू कर दिया है। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ईरान ने चेतावनी दी है संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी के कई देशों को कि अगर जमीनी जंग अमेरिका से शुरू हुई और अगर तुमने अमेरिका को शह दी, अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतरने की इजाजत दी, तो खाड़ी के हर उस देश पर निशाना साधा जाएगा। और ये जो हमला हुआ है दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा की खबर दिख रही है, वो उसी बात की बानगी है, उसी बात का प्रमाण है। इस मंच पर आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी पड़ताल, वो बड़ा सवाल कि अब तक ईरान ये जंग क्यों नहीं हारा है, और उसके लिए आपको दो मुद्दों पर तवज्जो देनी पड़ेगी। नंबर एक, 4 हफ्ते बीत गए, अब तक अमेरिका और इस्राइल ईरान का सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। दूसरा, अब तक हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा बना हुआ है। ये दोनों सवाल इस बात का जवाब हैं कि अब तक ईरान को अमेरिका और इस्राइल जैसे सुपर पावर्स घुटने पर नहीं ला पाए हैं। मगर सबसे पहले त्वरित अंदाज में मैं आपको बताना चाहता हूं आज दिन भर क्या हुआ। आपके स्क्रीन पर सबसे बड़ी खबर, ईरान टारगेट सऊदी कैपिटल, हिट्स कुवैत पोर्ट एज मिडल ईस्ट टेंशन सर्ज। सरल शब्दों में कहा जाए, मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अब सऊदी अरब और कुवैत के एक बंदरगाह पर हमला किया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने कहा है कि रियाद इलाके में 2 ड्रोन्स जो कि ईरान ने फायर किए थे, उसे मार गिराने में उसे कामयाबी मिली है। इसके अलावा बहरीन का बयान आपकी स्क्रीन पर, बहरीन का कहना है कि अब तक उसने 154 मिसाइल्स, 362 ड्रोन्स मार गिराए हैं, जो कि ईरान ने उसकी तरफ फायर किए थे। इससे पता चलता है दोस्तों कि हालात किस कदर बढ़ रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि ईरान किस तरह से इन तमाम खाड़ी देशों को अपने दुश्मन के तौर पर देख रहा है। और इस खबर पर भी गौर कीजिए, आपकी स्क्रीन पर, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स टारगेट कुवैत्स मुबारक अल कबीर पोर्ट। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कुवैत के एक बंदरगाह पर हमला हुआ है। बंदरगाह का नाम जैसे कि आप देख रहे हैं, मुबारक अल कबीर बंदरगाह। यहां पर ईरान ने अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए हमला किया है। इस बीच दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री दुनिया के सामने आते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज उन्होंने संबोधित किया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की आपातकालीन सेशन को, और उन्होंने कहा कि अमेरिका और इस्राइल गुनाहगार हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे देश में बेकसूर बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। और अब भी दुनिया इस बात में फंसी हुई है कि इस जंग में असल गुनहगार है कौन। अरागची का यह बयान दुनिया के सामने है और अमेरिका और इस्राइल को आईना दिखा रहा है। सुनिए अरागची ने क्या कहा। Distinguished delegates, dear colleagues, Iran stands today amid the throes of an illegal war imposed by 2 bullying nuclear-armed regimes, the United States and Israel. This war of aggression is blatantly unjustified and brutal. They initiated this aggression on 28 February, while Iran and the United States were engaged in a diplomatic process to resolve Americans' alleged concerns over Iran's nuclear program. They betrayed diplomacy for a second time in the course of 9 months by torpedoing the negotiating table. Among the most harrowing manifestations of this aggression was the calculated, phased assault on Shajara Tayyeba Elementary School in the city of Minab, south of Iran, where more than 175 students and teachers were slaughtered in cold blood. This barbaric attack is but the visible tip of a far bigger iceberg, one that conceals beneath its surface far graver catastrophes, namely the normalization of the most abhorrent violations of human rights and humanitarian law, and the audacity to commit atrocity crimes with impunity. मगर आज मैं आपके सामने 2 प्रश्न उठा रहा हूं दोस्तों। ये 2 सवाल जो बीबीसी और सीएनएन में जगह पा रही हैं। सीएनएन आज ये सवाल उठा रहा है कि अब तक हॉर्मूज की खाड़ी पर ईरान का दबदबा क्यों है।
किस तरह से ईरान 24 माइल के उस स्ट्रेच को एक चोक पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जो मजबूत पकड़ है उसे नहीं गंवा रहा है, उसे नहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मची हुई है। सबसे पहले आपका ध्यान CNN की इस आर्टिकल की तरफ जो कहता है माइन्स मिसाइल्स एंड माइल्स ऑफ कोस्ट लाइन, व्हाई ईरान हैज द अपर हैंड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सरल शब्दों में कहा जाए, मिसाइलों का इस्तेमाल, बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल और कोस्ट लाइन पर मीलों लंबा ईरान का कब्जा। कैसे, इस बात पर गौर फरमाएं। ईरान की पकड़ मजबूत इसलिए बनी हुई है क्योंकि उसका कन्वेंशनल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, और इस कन्वेंशनल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी में वो सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल करता है, और साथ ही उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से इन दोनों चीजों को मिलाकर देखें तो अमेरिका या दूसरे देशों के लिए जहाजों की सुरक्षा करना या स्ट्रेट को सैन्य रूप से कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। साथ ही इस पर कंट्रोल रखना ईरान के लिए फायदे का सौदा भी है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि कुछ टैंकरों को स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने देने के लिए फीस लेते रहेंगे। यह बात तब सामने आई जब लॉयड्स लिस्ट ऑफ इंटेलिजेंस की 23 मार्च की रिपोर्ट में कहा गया कि कम से कम 2 जहाजों ने गुजरने से पहले बड़ी रकम चुकाई थी। यानी कि अगर हम जहाजों को गुजरने की अनुमति देंगे तो हम पैसे लेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे इलाके का भूगोल यानी जियोग्राफी कैसे, इस पर गौर फरमाएं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपनी सबसे सकरी यानी नैरो जगह पर करीब 24 मील चौड़ा है, ऐसा शिपिंग एनालिटिक्स कंपनी वॉरटेक्सा के मुताबिक है। और ज्यादातर जहाज सिर्फ 2 मुख्य शिपिंग लेनों से गुजरते हैं जो इससे भी ज्यादा तंग हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह वो हिस्सा है, आप देखिएगा सिर्फ 24 मील। मैं जूम करके बता रहा हूं, पूरे स्क्रीन पर देखिए, आप देख रहे हैं। जैसे ही हम जूम करते हैं तो यहां क्या लिखा हुआ है, The narrowest navigable point of the strait is about 24 miles wide with a 2-mile wide shipping lanes in each direction. आप देख सकते हैं दोस्तों, इतनी सकरी जगह है। अब जाहिर सी बात है यहां से गुजरना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा निक चाइल्ड्स के इस बयान की तरफ। कौन है निक चाइल्ड्स? निक चाइल्ड्स हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज में नेवल फोर्सेस और मैरिटाइम सिक्योरिटी के एक्सपर्ट। वो क्या कहते हैं इस पर भी गौर किया जाए। इसे चोक पॉइंट यूं ही नहीं कहा जाता, दुनिया में ऐसे कई चोक पॉइंट्स हैं, लेकिन यह वाला खास तौर पर मुश्किल है क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, यह चोक पॉइंट ये इतना तंग है, इतना सकरा है, इतना नैरो है कि जहाजों की मनूवरेबिलिटी यानी कि घूमना यह बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार आप इस चोक पॉइंट में फंस गए तो फंस गए। गौर फरमाएं इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। जहाजों के लिए किसी भी एस्कोर्ट ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मनूवर करने की जगह बहुत ही कम होती है। केविन राउलिंड्स ने कहा, खुले समुद्र में तो जहाज रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन ऐसे चोक पॉइंट या सकरे समुद्र में यह ऑप्शन ही नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ईरान को अपने टारगेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो बस बैठकर इंतजार कर सकता है। और यही पूरी कहानी है दोस्तों हॉर्मुज पे। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान को अब 10 दिन दे दिए हैं और कह रहा है कि अब 10 दिन बाद हम ईरान के बिजली केंद्रों, ऊर्जा सेंटर्स पर हमला करेंगे क्योंकि हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ पूरी तरह से मजबूत है। और एक और मुद्दा जिससे पता चलता है कि अब तक ईरान ये जंग क्यों नहीं हारा है, बड़ा प्रश्न। और यह सवाल BBC में उठ रहा है आपके स्क्रीन पर। अमेरिका और इस्राएल भीषण हमलों के बावजूद ईरान की सत्ता क्यों नहीं बदल पाए? और जब हम सत्ता की बात करते हैं तो हम सिर्फ सुप्रीम लीडर्स की बात नहीं करते हैं, हम IRGC की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ सेना की बात नहीं करते हैं, हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्योंकि ईरान की ताकत है उसका डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर एक जगह केंद्रित नहीं है। और यह उसका मोज़ेक डॉक्ट्रिन है जिसका जिक्र मैं अपने एक पहले शो में कर चुका हूं। एक बार फिर मैं उसकी याद दिलाऊंगा। मगर वो बड़ा सवाल जो BBC भी यहां उठा रहा है, 4 हफ्ते गुजर गए मगर अब तक ईरान का सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? आसान लफ्जों में इसका जवाब गौर फरमाएं। टॉप लीडरशिप पर हमलों के बावजूद व्यवस्था के न ढहने की वजह इसकी संरचना है। ईरान का सिस्टम किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं बल्कि धार्मिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के नेटवर्क पर टिका है।
सत्ता कई संस्थाओं में बटी हुई है, जैसे सेना, धार्मिक नेतृत्व और सुरक्षा एजेंसीज, जिससे किसी शीर्ष नेता के हटने पर सिस्टम चलता रहता है। टॉप लीडरशिप के खत्म होने पर भी सिस्टम चलता रहता है। उत्तराधिकार की औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्थाएं भी निरंतरता बनाए रखने में मदद करती हैं। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यानी कि सक्सेशन, आगे कौन बनेगा, खामेनी की मौत हो गई, उसके बाद कौन होगा अगला सुप्रीम लीडर, यह सब एक व्यवस्था के अंतर्गत चलता रहता है। आगे इस मजबूती के केंद्र में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है। यह सिर्फ सेना नहीं है, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा ताकत भी है, जिसकी देश भर में गहरी पकड़ है। वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने के बावजूद यह संगठन काम करता है और अंदर बाहर दोनों मोर्चों पर चीजों को, लोगों की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। सबसे अहम बात, अब तक सेना या सुरक्षा तंत्र में किसी बड़े पैमाने पर टूट या बगावत के संकेत नहीं मिले हैं, जो आमतौर पर किसी शासन के गिरने का पहला संकेत होता है। और सबसे बड़ी बात, ऑपोजिशन। देखिए, एक देश के अंदर अराजकता और बगावत कब मचती है, यह मत भूलिए कि ईरानी नेतृत्व ने ईरान के अंदर सैकड़ों लोगों को, जो वहां की व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह हकीकत है। इससे ईरानी शासन जो है वो ध्यान नहीं भटका सकता। मगर इसके बावजूद व्यवस्था चल रही है। क्यों? क्योंकि विपक्ष अमेरिका में बैठा हुआ है। विपक्ष पूरी तरह से कमजोर है। ऊपर से जब आप बेकसूरों को मारेंगे, बच्चियों को मारेंगे, तो जो लोग व्यवस्था का विरोध कर रहे थे वो भी अब व्यवस्था के साथ आ गए हैं। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, ईरान का जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, मोज़ेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, इसका जवाब अमेरिका और इस्राइल के पास नहीं है, और उसकी चर्चा मैंने अपने कार्यक्रम में की थी। अगर आप भूल गए हों तो आइए आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं। देखा जाए, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था मोज़ेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का। क्या है मोज़ेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन? और मोज़ेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की वजह से ईरान को हराना मुश्किल क्यों हो जाता है, इसके लिए मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा 9/11 की तरफ। अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हमला होता है और उसके बाद अमेरिका क्या करता है? सबसे पहले इराक पर हमला करता है। न सिर्फ इराक पर हमला करता है, बल्कि सद्दाम हुसैन को पकड़ के उन्हें फांसी दे दी जाती है। ईरान, जिसके रिश्ते इराक से अच्छे नहीं होते हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा होता है और तब उसके तमाम रणनीतिकार बैठते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अपना पावर स्ट्रक्चर, हमें अपनी सेना को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, यानी कि उसे फैलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सेंट्रलाइज्ड होगी तो वही होगा जो इराक के साथ हुआ, जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ। यानी कि आप गर्दन को काट दो, पूरी सेना बिखर जाती है। मगर आप देख रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले खामेनी को मारा, बासिज के कमांडर को मारा, इंटेलिजेंस चीफ को मारा, अली लारीजानी को मारा। मगर ईरान के हमले की इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो रुक नहीं रहा है। यही है मोज़ेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। अब मैं आपको आसान लफ्जों में बताने वाला हूं कि क्या है यह मोज़ेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ईरान का मोज़ेक प्रिंसिपल एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिससे पूरा देश छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है, ताकि अगर ऊपर की लीडरशिप या सेंट्रल कमांड खत्म भी हो जाए तब भी देश लड़ता और चलता रहे। आसान भाषा में, ईरान अपने सैन्य और सिक्योरिटी सिस्टम को अलग अलग हिस्सों, जैसे हर प्रांत में बांट देता है। हर हिस्सा अपने आप फैसला ले सकता है। उसे तेहरान से हर बार ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर ऊपर का कमांड टूट भी जाए तो नीचे वाले खुद से लड़ाई जारी रख सकते हैं। इसका मकसद क्या है? दुश्मन अगर टॉप लीडरशिप या कमांड सेंटर को खत्म कर दे, फिर भी सिस्टम बंद ना हो, लड़ाई लंबी चले और दुश्मन थक जाए। जल्दी हारने के बजाय धीरे धीरे सामने वाले को कमजोर करना। सबसे बड़ी बात, यह काम कैसे करता है? IRGC यानी ईरान की सेना को करीब 30+ प्रांतीय कमांड में बांटा गया है। हर एक के पास अपनी मिनी आर्मी होती है, इंटेलिजेंस होता है, मिसाइल रॉकेट यूनिट होती है और लोकल मिलिशिया होता है।
अगर तेहरान से संपर्क टूट जाए तो यह लोकल कमांडर खुद फैसला लेकर ऑपरेशन चला सकते हैं। इसकी क्या खास बातें हैं? नंबर एक, जैसे कि मैंने बताया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एक जगह पर पूरा कंट्रोल नहीं। दूसरा, गेरिल्ला प्लस ड्रोन प्लस मिसाइल वॉर, सीधे युद्ध से ज्यादा एसिमेट्रिक तरीके। लोकल रेजिस्टेंस, हर क्षेत्र खुद लड़ सकता है, कब्जा करना मुश्किल है। हकीकत यह है दोस्तों कि यह ईरान का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक आइडिया है और इसी डॉक्ट्रिन की वजह से उसे हराना या हराने में बहुत वक्त लगने वाला है। गौर फरमाएं, ईरान का यह सिस्टम कहता है कि युद्ध जल्दी जीतने के बजाय लंबा खींचो और दुश्मन को थका दो। मतलब सामने वाला ताकतवर हो सकता है, लेकिन अगर लड़ाई लंबी चली तो उसकी लागत बढ़ेगी और वो कमजोर पड़ेगा। तो देखा आपने दोस्तों, इसलिए हॉर्मूज पर ईरान की पकड़ है, इसलिए 4 हफ्तों में भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया है और इन 2 कारणों की वजह से अब तक ईरान ये जंग नहीं हारा है। अब देखना यह है दोस्तों कि 10 दिन बाद अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका डेस्परेट है। अमेरिका कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी आप और हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं और वो सोचकर भी सिहरन पैदा होती है, क्योंकि इस वक्त ईरान जो वॉर का नैरेटिव है उस पर उसका पूरा कंट्रोल है, बावजूद इसके कि तमाम एजेंसीज अमेरिका और इस्राइल के सामने नतमस्तक हैं। और इस मंच पर वो तमाम बारीकियां, उसका एनालिसिस मैं लगातार पेश करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।